नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, सदन की गरिमा बनाए रखने को लेकर जताया आभार। हंगामा कर रहे सांसदों पर कार्रवाई का किया अनुरोध। साइबर एनेबल्ड फ्रॉड से निपटने के लिए भारत मंडपम में आज राष्ट्रीय सम्मेलन, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। साइबर क्राइम से लड़ने की ताकत को बढ़ाने का उद्देश्य। आईपैक छापेमारी विवाद में ईडी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तलाशी के दौरान हस्तक्षेप का आरोप। बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव से पहले अल्पसंख्यक समुदाय में असुरक्षा की भावना, एक सर्वे रिपोर्ट में आया सामने। महिला उम्मीदवारों ने भी लगाए गंभीर आरोप। और आईसीसी टी20 विश्व कप में नामीबिया के खिलाफ नीदरलैंड्स का टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला। आज न्यूजीलैंड का सामना यूएई से, तो वहीं पाकिस्तान अमेरिका की टीमें होंगी आमने सामने। तो बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं संसद के बजट सत्र की। जी हां, बजट सत्र लगातार जारी है और संसद के दोनों सदनों की कार्य सूची में आज भी कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा सूचीबद्ध है। उच्च सदन में बजट पर कल चर्चा की शुरुआत हुई है। बजट पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने की। उच्च सदन में चली इस चर्चा में विभिन्न पार्टियों के सांसदों ने हिस्सा लिया। तो वहीं लोकसभा में पिछले सप्ताह की तरह कल भी गतिरोध की ही स्थिति बनी रही और विपक्ष के हंगामे के चलते केंद्रीय बजट पर चर्चा नहीं हो सकी। और संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों का लगातार हंगामा जारी है। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में हुए हंगामे और जो अमर्यादित व्यवहार हुआ है उसको लेकर बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से विपक्ष पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने 4 फरवरी 2026 को सदन में हुए हंगामे को लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला पल बताया है। और इसके साथ ही इन महिला सांसदों ने सदन की गरिमा को बनाए रखने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष का आभार भी जताया है। और इसी बीच बता दें कि लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। तो लगातार लोकसभा में हंगामा हो रहा है और संसद में हंगामे पर बीजेपी की महिला सांसदों ने विपक्ष को घेरा है। सदन की गरिमा बनाए रखने को लेकर अध्यक्ष को पत्र लिखा है और लोकसभा अध्यक्ष का आभार भी जताया है। बीजेपी की कई महिला सांसदों ने सदन की गरिमा बनाए रखने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष का आभार जताया है, पत्र लिखकर यह आभार जताया है और लोकसभा में विपक्ष का जो अमर्यादित व्यवहार है उस पर जो है कार्रवाई की मांग की है। संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी है। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, संसद के बजट सत्र के दौरान देख रहे हैं हम लगातार हंगामा जारी है और ऐसे में जो बीजेपी की महिला सांसद हैं उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और उनका आभार जताया है जिस तरह से वो इस काम कर रहे हैं और सदन की गरिमा को बनाए रखे हुए। और ऐसे में जिस तरह से व्यवधान क्रिएट किया जा रहा है, जो अमर्यादित व्यवहार है उस पर कार्रवाई की भी मांग की है। देखिए, आज जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई हमने देखा कि हंगामे की वजह से लोकसभा को स्थगित करना पड़ा है 12 बजे तक। उससे ठीक पहले आज सुबह हमने देखा कि एक पत्र सामने आया जो कई महिला सांसदों की तरफ से, बीजेपी की सांसदों की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष को लिखा गया है और उन्होंने 4 फरवरी को जिस तरह से सदन का संचालन किया
जब हंगामे की स्थिति थी और तमाम विपक्ष की महिला सांसद सत्ता पक्ष की तरफ आई थी और घेरेबंदी का आरोप लगा था, तब उस वक्त जो लोकसभा अध्यक्ष ने जो नेतृत्व प्रदान किया और लोकसभा की गरिमा को बनाए रखा, उसको लेकर प्रशंसा की और इन महिला सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है बीजेपी की महिला सांसदों ने। दूसरी तरफ हमने देखा कि थोड़ी देर पहले निशिकांत दुबे जो लगातार चर्चा में है, उन्होंने कहा है कि जो पेंगुइन जो प्रकाशक है, जिसका राहुल गांधी ने जिस किताब का हवाला दिया था, उसने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये किताब किसी भी फॉर्मेट में, ना तो डिजिटल फॉर्मेट में, ना फिर किसी किताब में प्रकाशित नहीं हुई, और जिस चीज को ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता उसको राहुल गांधी ने सदन में क्यों कहा, इसकी जांच होनी चाहिए। और राहुल गांधी पहले भी आरोप लगते रहे कि जॉर्ज सोरोस और जो तमाम देश के जो भारत के बाहर लोग हैं उनके साथ साठगांठ के जो आरोप है वो लगते रहे। तो ये किस मंशा से सब किया जा रहा है, ये इस पर एक जांच की मांग की है निशिकांत दुबे ने, बीजेपी के सांसद। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिन महिला सांसदों ने या जिन सांसदों ने उस वक्त वो घटना की थी जब घेराबंदी किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलना चाह रहे थे, उनकी सदस्यता रद्द कर दी चाहिए। यानी एक नजीर पेश करनी चाहिए कि ऐसा आप नहीं कर सकते, संसद में किसी सांसद को बोलने से रोकने में इस तरह का आप व्यवहार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलना चाहते हैं तब आप इस तरह से घेराबंदी करें। तो उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग निशिकांत दुबे ने सदस्यता रद्द करने की मांग की है। तो हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग एक तरह से देखें नेताओं ने अलग अलग क्वार्टर्स से ये मांग आ रही है। और जो एनडीए के नेता वो भी इस घटना की 4 फरवरी को जो विपक्ष के महिला सांसदों ने की थी और विपक्ष का जो रवैया उसकी निंदा कर रहे हैं। तमाम महिला सांसदों की प्रतिक्रिया हो रही है। कंगना रनावत ने कि लोकसभा की मर्यादा, पवित्रता और गरिमा को बनाए रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये सचमुच बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा ये जो है ये देश के मंदिर हैं। ये देखिए 2-3 बातें दर्शकों को समझना जरूरी है। पहली बात तो है कि जब कभी किसी जनसभा में आप कोई संबोधन करते हैं उसको ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब सदन में कुछ आप बोलते हैं तो वो प्रमाणित होना चाहिए। तो ये आरोप राहुल गांधी पे लगता रहा है कि वो कई बार ऐसी बातें बोलते हैं जो सदन में प्रमाणित नहीं है। दूसरी बात है कि सत्ता पक्ष के शीर्ष नेता को बोलने मत देना, इस तरह से महिला सांसदों को आगे करना, ये बहुत देखे कि कल से मुद्दा चर्चा में है। पहले कुछ कांग्रेस की महिला सांसदों ने पत्र लिखा था लोकसभा अध्यक्ष को, अब बीजेपी के महिला सांसदों ने पत्र लिखा है और इन सांसदों के खिलाफ जिन्होंने उस 4 फरवरी को जो जिस तरह का रवैया अपनाया उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और लोकसभा अध्यक्ष के संचालन की प्रशंसा की है। तो अब हम देख रहे हैं कि सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव का ये एक और मुद्दा सामने दिख रहा है। जब बजट पर चर्चा आगे नहीं बढ़ पा रही है, उसमें कौन बोलेगा, इसको लेकर भी हमने गतिरोध देखा है। और इस बीच लोकसभा अध्यक्ष को लेकर भी आप देखें कि मीडिया की जो खबरें हैं वो लगातार विपक्ष के हवाले से आ रही है। तो हम एक तरह से देख रहे हैं कि बहुत टकराव देखने को मिल रहा है। और अब बीजेपी सांसदों ने, महिला सांसदों ने ये बहुत स्पष्ट तौर पर चिट्ठी लिखकर कहा है लोकसभा अध्यक्षों की वो कार्रवाई करें। ये जो टकराव है इसी ने गतिरोध की स्थिति बनाई हुई है और आज एक बार फिर से लोकसभा जो है 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जी बिल्कुल, हमने देखा कि जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, चेयर पर जो पीठासीन बैठे थे उन्होंने 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की है। अब देखना होगा कि क्या कोई ये टकराव के बीच रास्ता निकलता है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष ने सवाल उठाया है विपक्ष के सदन में रवैये पर, विपक्षी सांसदों के सदन में जो उनका व्यवहार है उस पर, उससे अब लगता नहीं है कि ये टकराव खत्म हो पाएगा। क्योंकि फिलहाल सत्ता और विपक्ष के नेताओं के बीच हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप के बयान जारी है और जैसे ही लोकसभा शुरू हुई वो तुरंत ही 1 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। और शैलेंद्र, अगर हम दोनों सदनों की आज की कार्यवाही की बात करें तो बजट पर चर्चा के अलावा भी कई विधायी कार्य जो हैं वो सूचीबद्ध हैं। क्या कुछ है आज की कार्यवाही? ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो होती है कि जब सदन चलता है तो प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए जाते हैं दोनों सदनों में और तमाम सांसदों को मौका मिलता है शून्यकाल में जो अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठाने को मौका मिलता है और कई महत्वपूर्ण पत्रावलियां सदन के पटल पर रखी जाती है। इसके साथ ही साथ अगर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर वक्तव्य होना है लोकसभा या राज्यसभा में
तो वो सत्ता पक्ष की तरफ से वो प्रक्रिया आगे बढ़ती है। लेकिन जब हमने देखा कि बजट जो पहला चरण होता है बजट सत्र का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा पूरी करना और फिर बजट पर चर्चा पूरी करना होता है, उसी में गतिरोध देखने को मिल रहा है कि बजट पर चर्चा में ही हंगामा हो रहा है। तो सवाल उठता है कि विपक्ष आखिर क्या चाहता है? क्या वो संसदीय परंपरा और नियम का भी पालन नहीं करना चाहता, जो पहले चरण में जो अनिवार्य है कि राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा पूरी हो और उसके बाद बजट पर चर्चा शुरू हो, तो क्या वो बजट पर चर्चा ही नहीं शामिल होना चाहता? और एक और बात सत्ता पक्ष उठा रहा है कि बजट पर जब चर्चा हो तो फिर बजट और उसके आसपास से जुड़े मुद्दे से बोले, उससे विषय से इतर जाकर जो सांसदों की विपक्ष के बोलने की जो एक कोशिश रहती है, ये कतई उचित नहीं। बिल्कुल, चलिए आप अपनी नज़र बनाकर रखिए आगे की कार्रवाई पर, आगे भी आपसे जो है ज़्यादा अपडेट हासिल करेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में टैकलिंग साइबर एनेबल्ड फ्रॉड्स पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि साइबर क्राइम आज दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। हमारी सरकार नागरिकों को इससे सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आज सीबीआई द्वारा आयोजित साइबर एनेबल्ड फ्रॉड से निपटना और इकोसिस्टम को खत्म करना विषय पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करूंगा, जिसका उद्देश्य भारत की साइबर क्राइम से लड़ने की क्षमता को मजबूत करना है। और इस मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सीबीआई अधिकारियों के अलंकरण समारोह की अध्यक्षता करेंगे और सीबीआई की नई साइबर अपराध शाखा का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही वो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के राज्य अपराध समन्वय केंद्र डैशबोर्ड की शुरुआत भी करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य देश में बढ़ते साइबर धोखाधड़ी के तरीकों, रुझानों और नए खतरों को समझना है और इसमें धोखाधड़ी की जल्दी रिपोर्टिंग, ठगे गए धन की रियल टाइम निगरानी, सबूतों के समय पर संरक्षण और पीड़ितों की मदद के उपायों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारों, बैंक, आरबीआई, फिनटेक कंपनियों, टेलीकॉम, सोशल मीडिया और साइबर सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञ भाग लेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज आईपैक छापेमारी विवाद पर प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा कोलकाता स्थित आईपैक के कार्यालय और इसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर की गई तलाशी के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आपको बता दें पश्चिम बंगाल में आईपैक वाले छापेमारी विवाद पर आज जो सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, वो अब टल गई है। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी कांड में जांच एजेंसियों ने शिकंजा कस दिया है और सोमवार को हुई एक बड़ी कार्रवाई में ईडी ने सिंडिकेट के 2 अहम सदस्यों चिन्मय मंडल और किरण खान को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सोमवार को इन दोनों आरोपियों को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और इस दौरान जांच में सहयोग न करने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। कोयला तस्करी में 2025 में कोलकाता में दर्ज मामले में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस सिलसिले में पिछले हफ्ते ईडी ने आसनसोल और जामुड़िया सहित राज्य की 9 जगहों पर छापेमारी की थी। सोमवार को बुधबुद थाने के ओसी मनोरंजन मंडल को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना 1.2 के तीसरे चरण के तहत 55 कंपनियों की 85 परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना 1.2 का शुभारंभ भारत सरकार के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस चरण में भाग लेने वाली कंपनियों ने 11,887 करोड़ रुपए के निवेश की भी बात कही है। उद्योग के सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना भारत सरकार का एक प्रमुख सुधार है, जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस्पात मंत्रालय के सचिव संदीप पॉन्ड्रिक ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में देश की इस्पात क्षमता 100 मिलियन टन से बढ़कर 218 मिलियन टन हो गई है। जो भारत सरकार की एक स्पेशलिटी स्टील को प्रोत्साहित करने की योजना है के अंतर्गत
MOU साइन किए गए, जिसमें 55 कंपनियों के 85 परियोजनाओं के लिए MOU साइन किए गए और इसमें लगभग 12,000 करोड़ का निवेश होगा और इससे करीब 8 मिलियन टन स्टील का प्रोडक्शन होगा और इससे भारत डोमेस्टिक जो रिक्वायरमेंट है स्पेशलिटी स्टील की, जिसमें ऑटो, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर है, इन सब के लिए स्पेशलिटी स्टील भारत में बनने को प्रोत्साहन मिलेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज। की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब घर का कमाने वाला चला जाता है तो वक्त के साथ शायद उसके जाने का दुख कम हो जाए, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली फाइनेंशियली टूट जाती है। फैमिली के लिए अपना फर्ज निभाओ। पॉलिसी बाजार पर 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DD न्यूज। आपको बता दें 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में AI बड़ा मददगार साबित होने वाला है। AI में भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है और इसी मकसद से दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। समिट के तमाम पक्षों और AI की अहमियत को बताने के लिए इसी पर हम चला रहे हैं एक सीरीज, AI इम्पैक्ट समिट भारत 2026। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। यह हमारे दैनिक कार्यों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, सुरक्षा और यहाँ तक के व्यक्तिगत सेवाओं में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुका है। बदलते दौर में भारत कैसे कर रहा है AI वाले भविष्य की तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। AI अब सिर्फ लैब या कुछ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये आम लोगों की जिंदगी में उतर चुका है। AI की असली ताकत तभी सामने आती है जब वो बड़े पैमाने पर भरोसेमंद तरीके से और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल हो। हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंस और पब्लिक सर्विसेज, हर जगह AI अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। जैसे जैसे AI कामकाजी दुनिया को बदलता जाएगा, नौकरियों की संरचना भी बदल सकती है। AI का भविष्य उज्जवल और परिवर्तनकारी होने की उम्मीद है, जहां ये तकनीकी प्रगति, आर्थिक विकास और रोजगार बाजार को गहराई से प्रभावित करेगा। आने वाले वर्षों में AI एजेंट्स, रीजनिंग मॉडल्स और जनरेटिव AI जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों को बदल देगा। AI को भविष्य का सही हथियार बनाने के लिए भारत विकल्पों पर काम कर रहा है, जैसे AI स्टैक। भारत सरकार AI के लिए मजबूत AI स्टैक पर जोर दे रही है, जो AI का भविष्य बन सकता है। AI स्टैक दरअसल तकनीक की वो पूरी चेन है जिसमें AI एप्लीकेशन बनाने से लेकर उन्हें चलाने तक की हर चीज शामिल होती है। इसके 5 अहम लेयर्स हैं: एप्लीकेशन लेयर, AI मॉडल, कंप्यूट, डेटा सेंटर और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा। India's strength in AI is very consistent across the 5 layers of the AI stack,
Application layer, we will become the leaders. Models are today, our sovereign models are getting developed, which are very good and which have the capability of solving 95% of the problems that we have. And the chip layer, as you have seen in the semiconductor mission, is developing very well. Infra layer, close to $70 billion and growing every day. Just got the update yesterday that the investment is now close to $90 billion. The committed investment, which might grow up to $150 billion as we approach the AI Impact Summit, and the final energy layer. All the 5 layers we are working very consistently. इनमें सबसे ऊपर है एप्लीकेशन लेयर, यानी वो एप्स और सर्विसेज जिन्हें लोग सीधे इस्तेमाल करते हैं, जैसे हेल्थ डायग्नोसिस टूल्स, किसान सलाह प्लेटफॉर्म, चैटबॉट्स और लैंग्वेज ट्रांसलेशन एप्स। इसके नीचे है एआई मॉडल लेयर, जो एआई का दिमाग है। यही मॉडल एक्सरे से बीमारी पहचानते हैं, फसल उत्पादन का अनुमान लगाते हैं और सवालों के जवाब देते हैं। फिर आता है कंप्यूट लेयर, जो कि एआई की मसल पावर है। यहीं से एआई को वो ताकत मिलती है जिससे वो सीखता है और फैसले लेता है। दुनिया में एनवीडिया जीपीयूज, गूगल टीपीयूज जैसे एडवांस चिप्स इस्तेमाल हो रहे हैं। इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है इंडिया एआई मिशन, जिसके तहत रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स को सब्सिडाइज दरों पर जीपीयू एक्सेस दिया जा रहा है। इसके बाद आता है डेटा सेंटर और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एआई के लिए घर और हाईवे दोनों का काम करते हैं। 5G नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर्स और तेज डेटा सेंटर्स एआई को देश के हर कोने तक पहुंचाते हैं। भारत में डेटा सेंटर्स में लाखों करोड़ का निवेश हो रहा है, जिससे डिजिटल संप्रभुता भी मजबूत हो रही है। पूरे एआई स्टैक को चलाने वाली सबसे अहम चीज है ऊर्जा। एआई को भारी मात्रा में बिजली चाहिए, इसलिए क्लीन और राउंड द क्लॉक एनर्जी जरूरी है। हाल ही में पास हुआ शांति एक्ट न्यूक्लियर एनर्जी को एआई और डेटा सेंटर्स के लिए एक स्थिर समाधान के रूप में पेश करता है। हालांकि एआई जितना ताकतवर है, उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं। डेटा प्राइवेसी, बायस, साइबर सिक्योरिटी और नौकरियों पर असर। यही वजह है कि भारत जोर दे रहा है रिस्पॉन्सिबल और एथिकल एआई पर। सही नीति, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव केंद्रित सोच के साथ एआई न सिर्फ अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा, बल्कि सबका कल्याण, सबके खुशहाली का रास्ता भी खोलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत अमेरिका ट्रेड डील से। देश के कारोबारी काफी उत्साहित हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील का हीरा और रत्न उद्योग ने खुलकर स्वागत किया है और इस समझौते से उद्योग से जुड़े कारोबारियों को रत्नों के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार में भारत की पैठ मजबूत होने की उम्मीद है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि रत्न और हीरे पर 0 टैरिफ से कटिंग और पॉलिशिंग उद्योग को बड़ा लाभ होगा। ज्वेलरी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसको कि अभी तक ये 0% ड्यूटी में आई नहीं है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि सेक्शन 3 में ज्वेलरी की भी गुहार लगाए और जब निगोशिएशंस होंगे और ज्वेलरी भी अगर उसमें आती है तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हमको मिलेगा। द्वारका जेम्स लिमिटेड के सीएमडी कृष्ण बिहारी गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत के लिए व्यापार की परिस्थितियां चीन, थाईलैंड और अन्य विकासशील देशों से अधिक अनुकूल बनेंगी। भारत का कारोबार इस सेक्टर में अमेरिका से कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। 0% टैरिफ से अमेरिका का जो पूरा मार्केट है तो हम चाइना, थाईलैंड जैसी और जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं उनसे इंडिया को बहुत एडिशनल एडवांटेज मिलेगा और इंडिया का ट्रेड जो अभी हम कर रहे हैं उससे कई गुना बढ़ेगा।
किरण जेम्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर दिनेश लखानी ने कहा है कि भारत अमेरिका समझौता दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक है। दोनों की स्थानीय अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा और इससे भारत का निर्यात बढ़ेगा, देश में रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, डिजाइन का भी काम बढ़ेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी नेचुरल डायमंड को बूमिंग मिलने वाला है, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है और उसके साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने वाला है। तो दोनों कंट्री की बात करें तो लोकल जो इकोनॉमीज है यूएस और इंडिया, दोनों को लोकल इकोनॉमी को बूमिंग मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी सर्विसेज और काफ़ी दूसरी जो एम्प्लॉयमेंट है वो इफेक्ट रहती है। तो वो बूमिंग होने से दोनों को इकोनॉमी को बूम मिलने वाला है। और संभव जेम्स लिमिटेड के चेयरमैन राजीव जैन ने कहा है कि समझौते से व्यापारियों को राहत मिली है, इससे निर्यात भी बढ़ेगा। जो ज्वेलरी थी, जो स्टैंडर्ड ज्वेलरी थी, उस पे 50 और 6% ड्यूटी वहाँ होती थी, तो 56% होती थी। अब वो 18 और 6 24 रह गई है। तो इससे काफ़ी रिलीफ मिला है व्यापारियों को। व्यापार बिल्कुल बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। और एक बार जब आदमी सेटबैक देख लेता है तो वो और पूरी तैयारी के साथ वापस से उस काम में लगता है। तो मैं समझता हूँ हमारा एक्सपोर्ट पहले से ज़्यादा बेहतर होगा। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लद्दाख से नई दिल्ली आए विशेष रूप से सक्षम बच्चों के एक ग्रुप ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बच्चों का ये ग्रुप नेशनल इंटीग्रेशन टूर के तहत राष्ट्रपति भवन आया था। तो लद्दाख के दिव्यांग बच्चों के एक ग्रुप ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। नीति आयोग नई दिल्ली में विकसित भारत और नेट जीरो से संबंधित कुल 11 रिपोर्टें जारी की हैं। इनमें से 3 अध्ययन रिपोर्टें सोमवार को जारी की गईं। इन रिपोर्टों में समग्र रोड मैप, व्यापक आर्थिक प्रभाव और वित्तीय आवश्यकताओं पर ध्यान दिया गया है। रिपोर्टों के विमोचन के दौरान मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा, इन्हें विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बताया है। साथ साथ केंद्रीय बजट 2026-27 में उल्लेखित आकांक्षाओं के अनुरूप विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। और तेलंगाना में नगर निकाय चुनाव के लिए कल सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने 116 नगर पालिकाओं और 7 नगर निगमों में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस चुनावी महाकुंभ में करीब 52 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनके लिए 8,203 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। कुल 12,930 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनका भविष्य कल मतपेटियों में कैद हो जाएगा। और संसद में लगातार हंगामे और सदन में चर्चा न हो पाने के कारण बीजेपी की कई महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है और सदन की गरिमा को बनाए रखने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष का आभार जताया है। सांसदों ने हंगामा कर रहे सांसदों पर कार्रवाई का अनुरोध भी किया है और इस मुद्दे पर बीजेपी के ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा ने खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण हमारे साथ हैं। सर, बीजेपी के कई महिला सांसदों ने अब लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है, उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया और उस वक्त जब जो कुछ हुआ सदन में उन विपक्षी सांसदों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ये हमारे बीजेपी के महिला जो सांसद का मांग है वो सही है, क्योंकि सदन में चर्चा करने के लिए आज सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री को घेर लेना और बैनर लेके आना ये गैर संवैधानिक जो आज विपक्ष के माध्यम से हो रहा है पूरा देश देख रही है। इसलिए सही है कि आज स्पीकर भी कहीं ना कहीं कुछ एक्शन तो होना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चुन के भेजे सो है। प्रधानमंत्री देश के हित के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह अब भौतिक रूप से प्रधानमंत्री को देना ठीक नहीं। इससे पहले कांग्रेस की महिला सांसदों ने चिट्ठी लिखी थी और वो एक तरह से स्पीकर को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी। तो ये लेटर वार चल रहा है, तो अपोजिशन को क्या आप सलाह देना चाहेंगे? संसद तो हम देख रहे हैं चल नहीं पा रही, पूरा देश देख रही है विपक्ष का भूमिका किस तरह है और खास दौर से विपक्ष नेता राहुल गांधी किस तरह व्यवहार किया जा रहा है सदन के अंदर। आपको आज बजट है, बजट के बारे में आपको चर्चा करने का मौका है, आप चर्चा करो।
और कुछ बजट में कोई आपका कोई सुझाव है या कोई इतराज़ है बता सकते हैं, मगर चर्चा न करते हुए पलायन होना ये आदत हो गया। कई मुद्दे पर आप स्थगित कर रहे सदन को, पूरा देश देख रही है। राहुल गांधी समझना है, आप बार बार हारने से आपको ये फ्रस्ट्रेशन जो हो रहा है, इससे कुछ बोलने वाले नहीं है। आप सदन में चर्चा करो, बहस करो, सरकार तो सभी चीज़ों में तैयार है। डॉक्टर के लक्ष्मण उनका कहना है कि पूरा देश देख रहा है कि विपक्ष किस तरह का रवैया सदन में अपना रहा है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात छत्तीसगढ़ के बस्तर की। पिछले 4 दशकों से नक्सल हिंसा की समस्या से जूझ रहा बस्तर अब बदलाव की एक नई कहानी, एक नई इबारत लिख रहा है। बस्तर के हालात तेजी से बदल रहे हैं और बड़ी संख्या में माओवादी कैडर आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में लौट रहे हैं। आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों ने दूरदर्शन समाचार के माध्यम से जंगलों में बंदूक थामे बैठे माओवादियों से हिंसा का रास्ता छोड़ने और समाज की मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। बस्तर से डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बस्तर अब बदल रहा है। बस्तर में बड़ी संख्या माओवादी आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कुछ आत्मसमर्पण नक्सली भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मुख्य धारा में आप जुड़ी हैं, क्या कहेंगे? पहले के जीवन और के जीवन में कितना बदलाव आया है, क्या परिवर्तन हुआ है? जी, मेरे को तो वहाँ जंगल में रहते समय पहले का वहाँ रहते समय वहीं के अच्छी थी, तो अब परिस्थिति में बदलाव आ गई है। तो इसलिए हम आज सरकार के सामने हथियार डाले और संविधान के साथ हम आज जनता के साथ मिलकर काम करेंगे, ऐसे सोच के आए हैं। कुछ और जो आत्मसमर्पण जिन्होंने किया है उनसे भी बातचीत करेंगे। ये बताइए, आपने भी आत्मसमर्पण किया है, क्यों किया आपने आत्मसमर्पण, क्या वजह रही? जी, जो हम आत्मसमर्पण नहीं मानते, इसको मुख्यधारा मानते हैं। जो हमने जो पार्टी सोचा है, देश दुनिया में बदलती परिस्थिति और देश में और दुनिया में सामाजिक आर्थिक सभी जो बदलाव को देखते हुए वर्तमान में जो हम हथियारबंद संघर्ष से हम देश में हम सफल नहीं होंगे। कुछ लोग अभी भी जंगल में हैं, उनको आप क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करना चाहता हूं कि देश दुनिया में जो बदल रही परिस्थिति के मुताबिक जो पार्टी निर्णय लिया है, निर्णय के अनुसार वो भी खुद सोचना चाहिए। सोच के निर्णय लेके आने से अच्छा है। अभी जो परिस्थिति बदल गया है, परिस्थिति के मुताबिक वो भी सोच के आने से अच्छा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस तरह से योजना चला रही है, उस योजना का लाभ लें। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बस्तर। और श्रीलंका में भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेषों के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भारत से लाए गए ये अवशेष कोलंबो के ऐतिहासिक गंगारामाया मंदिर में रखे गए हैं, जहां पर हर रोज हजारों भक्त पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी की पहल के चलते भगवान बुद्ध के ये अवशेष का कोलंबो पहुंच पाए, जिससे दोनों देशों के बीच जो विरासत और सौहार्द का माहौल बन पाया है। आपको दिखाते हैं आस्था के ये अनूठे रंग। श्रीलंका में भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेषों के दर्शन का अवसर इन दिनों श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक चेतना के साथ मनाया जा रहा है। भारत से लाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष कोलंबो स्थित ऐतिहासिक गंगारामाया मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ स्थापित किए गए हैं। राजधानी कोलंबो ही नहीं बल्कि श्रीलंका के दूर दराज क्षेत्रों से भी हजारों की संख्या में भक्त भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस पावन अवसर पर भारत से मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल और अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मीन भी कोलंबो में मौजूद हैं। पुस्तक में बहुत से बुद्धिस्ट का, बौद्ध गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र पढ़ा था, मगर सही में मैं प्राइम मिनिस्टर का भी आभार मानूंगा कि उन्होंने यहाँ ये हस्ती को पहली बार श्रीलंका के जनता को ये पूजा के लिए यहाँ उन्होंने गवर्नर गुजरात आए थे और मैं वापस यहाँ से ले जाने का लिए आया हूँ। We have a very long cherished legacy between India and Sri Lanka. ये 2500 साल पुराना है और सम्राट अशोका का समय से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। और ये जो देवी मोरी जो रैलिक्स है, होली रैलिक्स, ये 4 तारीख से यहाँ प्रदर्शन में है, यहाँ एक्सपोजिशन में है। मुझे सौभाग्य है, मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं भी
इस एक्सपोजिशन में हिस्सा ले पा रहा हूँ मैं। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 11 तारीख को पुनः भारत वापस लाए जाएंगे। ये आयोजन दोनों देशों के बीच बौद्ध विरासत और आपसी सौहार्द का प्रतीक बनकर उभरा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से कोलंबो वासी, न सिर्फ कोलंबो वासी मैं कहना चाहूँगी, बल्कि श्रीलंका के अलग अलग स्थानों से आए हुए लोग, विदेशों से आए हुए पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, भगवान बुद्ध के दर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, DD न्यूज़, कोलंबो। और हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS ने सोमवार को अपना 27वां स्थापना दिवस मनाया और इस अवसर पर महासागर से जुड़ी 3 नई डिजिटल सेवाओं जेलीफिश एग्रीगेशन इंफॉर्मेशन इंटरैक्टिव पोर्टल जेली AIIP समुद्र 2.0 मोबाइल ऐप और स्वेल सर्ज इंडेक्शन वल्नरेबिलिटी एडवाइजरी सिस्टम सिवास का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इसरो अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने तटीय सुरक्षा और विकास में इनकॉइस की भूमिका की सराहना की। समारोह में इसरो, ब्रिटेन और भारत के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। नई सेवाओं से मछुआरों, तटीय समुदायों और समुद्री हितधारकों को बेहतर चेतावनी और सलाह मिलेगी। You take Department of Space, our satellites are there, serving the common man of the country in almost 50 areas. Weather forecasting, ensuring food security, water security, ensuring safety and security of every citizen of the country, we are contributing in a big way. So these two departments, we are working together. Our satellite data are used for weather forecasting. Satellite data is also required for tsunami early warning. So we two departments are working together and working for making this country as a developed country under the visionary leadership of Honorable Prime Minister of India. The satellite has a lot to do with the blue economy, disaster warning and the ocean policies. So the MOU between SAC definitely will actually improve our satellite connectivity and more satellite constellations we require to give warnings at different time scales. MOU will enable us actually development in satellite communication, its validation and calibration and assimilation of this data is actually we want to make our dissemination of our services also. और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, जी हाँ, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पहल है जिसका उद्देश्य बच्चों और किशोरों को पेट के कीड़ों से होने वाली बीमारियों से बचाना है। 1 से 19 वर्ष तक के आयु के बच्चों को इस अभियान के तहत कृमिनाशक दवा दी जाती है ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर हो सके। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को मनाया जाता है। इस अभियान के तहत 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों और किशोरों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल दी जाती है। ये दवा सरकारी और निजी स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से दी जाती है। ये अभियान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पेट के कीड़े बच्चों में कुपोषण, एनीमिया और कमजोरी जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। समय समय पर कृमि मुक्ति दवा देने से इन समस्याओं से बचाव संभव है। इसके साथ साथ स्वच्छता, साफ सफाई और हाथ धोने की आदतों पर भी जोर दिया जाता है ताकि दोबारा संक्रमण से बचा जा सके। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरे देश में चलाया जाता है। यह अभियान के तहत 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजोल नाम की सुरक्षित और प्रभावी दवा निःशुल्क दी जाती है। बहुत जरूरी है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस बच्चों को स्वस्थ रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने बच्चों को निर्धारित तारीखों पर कृमिनाशक दवा जरूर दिलाएं। कुल मिलाकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस सिर्फ एक स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं, बल्कि बच्चों के सुरक्षित, स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की दिशा में उठाया गया एक मजबूत कदम है। अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, DD न्यूज़। और अब एक दिन एक उत्सव की बात करते हैं। एक उत्सव में आज हम बात करेंगे हिमालय की गोद में आस्था, परंपरा और सामूहिक जीवन के उत्सव लद्दाखी लोसार की। जी हाँ, लद्दाखी लोसार
लद्दाख में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पारंपरिक नव वर्ष का त्योहार, जो कि आमतौर पर दिसंबर की सर्दियों में मनाया जाता है। 9 से 15 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में घरों की सफाई होती है, रोशनी होती है और विशेष प्रार्थनाएं, पारंपरिक गीत, नृत्य और मेतो यानी मशाल जुलूस के माध्यम से समृद्धि की कामना की जाती है। कड़ाके की ठंड और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच जब लद्दाख शीत ऋतु की गहरी चादर ओढ़ लेता है, तभी दस्तक देता है जीवन, आशा और उल्लास का पर्व लद्दाखी लोसर। लोसर केवल नया साल नहीं, बल्कि लद्दाखी समाज की आत्मा, उसकी सांस्कृतिक चेतना और सामूहिक जीवन दर्शन का उत्सव है। लद्दाखी लोसर की तिथि हर वर्ष बदलती रहती है, क्योंकि ये अंग्रेजी कैलेंडर पर नहीं बल्कि लद्दाखी तिब्बती चंद्र कैलेंडर पर आधारित होती है। लोसर केवल नव वर्ष नहीं बल्कि लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। इस पर्व की जड़ें बौद्ध धर्म से भी पहले के बोन धर्म तक जाती हैं, जहां प्रकृति और स्थानीय देवताओं की पूजा की जाती थी। बाद में बौद्ध धर्म के प्रभाव से लोसर का नया आध्यात्मिक स्वरूप मिला। आज यही परंपरा लद्दाख की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। लोसर की तैयारियां शारीरिक के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक भी होती हैं। घरों की गहन सफाई की जाती है, पुरानी वस्तुएं हटाई जाती हैं और लंबे शीतकाल के लिए खाद्य सामग्री का भंडारण किया जाता है। घरों में जंगली बकरी, आइबेक्स के प्रतीक सजाए जाते हैं, जो साहस, समृद्धि और उदारता का प्रतीक माने जाते हैं। लोसर की सुबह बौद्ध विहारों में विशेष प्रार्थनाएं होती हैं और क्षेत्र के रक्षक देवी पालदीन लहामों की पूजा की जाती है। लोसर के दौरान मठों के प्रांगणों में पारंपरिक नृत्य, चाम, लोकगीत और नाट्य प्रस्तुतियां होती हैं। परिवार और समाज के स्तर पर यह पर्व रिश्तों को नई ऊर्जा देता है। युवा शुभकामनाएं देने निकलते हैं और बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं। संध्या के समय निकाला जाने वाला मेथो जुलूस जलती मशालों के साथ नकारात्मक शक्तियों और पुराने दुखों को विदा करने का प्रतीक होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, अब भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से दुनिया में अपना दबदबा बनाने जा रही है। जी हाँ, मूडीज रेटिंग्स ने सोमवार को साफ तौर पर कहा कि अगले वित्त वर्ष यानी 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी और
G20 की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ देगी। जब पूरी दुनिया आर्थिक अनिश्चितता के दौर से जूझ रही है, तब भारत की ग्रोथ स्टोरी, मजबूत घरेलू खपत, सरकार की सही नीतियों और चट्टान जैसे बैंकिंग सिस्टम के दम पर चमक रही है। जीएसटी में सुधार और इनकम टैक्स में राहत जैसे कदमों ने आम लोगों की जेब में पैसा बढ़ाया है, जिससे खपत को और ज्यादा ताकत मिल रही है। और बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले 13वें संसदीय चुनाव के लिए प्रचार का शोर जो है वो थम गया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राजधानी ढाका में प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं की रैलियां देखने को मिली और इसके साथ ही 48 घंटे के अनिवार्य साइलेंस पीरियड यानी कि शांति अवधि की शुरुआत हो गई। अभियान का ये अंतिम चरण सख्त पाबंदियों, कड़ी सुरक्षा और नए चुनावी सर्वेक्षणों के बीच संपन्न हुआ। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज से 82.5 घंटे का प्रतिबंध लागू किया गया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने चुनावी क्षेत्र से बाहर नहीं रह सकेगा। तो वहीं मतदान से ठीक पहले आए EASD के सबसे बड़े सर्वे ने खलबली मचा दी है। ढाका स्थित एनजीओ एमिनेंस एसोसिएट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट यानी कि EASD के सर्वे के मुताबिक BNP समर्थित गठबंधन की निर्णायक जीत की भविष्यवाणी की गई है। सर्वे में इस गठबंधन को करीब 208 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 46 सीटें, जातीय पार्टी को 3 सीटें, अन्य दलों को 4 और निर्दलियों को 17 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। कुल 41,500 लोगों की राय पर आधारित इस सर्वे को चुनाव से ठीक पहले अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण बताया जा रहा है। और बांग्लादेश में चुनाव से ठीक पहले बाहर रह रहे अल्पसंख्यक डरे हुए हैं और एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि देश के बिगड़ते राजनीतिक माहौल और कट्टरपंथियों के बढ़ने से हिंदू और ईसाई समुदाय खुद को बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद यूनुस की सरकार के राज में कट्टरपंथियों की मनमानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि धमकियों की वजह से कई जगहों पर इबादत भी मुश्किल हो गई है और लोगों को अपनी जमीन छीनने का डर सता रहा है। अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत रहे पीटर मैंडलसन और जेफरी एप्स्टीन के संबंधों का खुलासा होने के बाद स्कॉटलैंड में लेबर पार्टी के नेता अनस सर्वर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से इस्तीफा देने की मांग की है। वहीं स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ और संचार निदेशक ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि पीटर मैंडलसन और जेफरी एप्स्टीन के संबंधों का खुलासा होने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उनका पद छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। वहीं एप्स्टीन से संबंध होने की बात जानते हुए भी मैंडलसन को 2024 में अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त करने के स्टारमर के फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं। और रूस यूक्रेन के बीच 4 साल से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए हो रही शांति वार्ता को लेकर एक रूसी राजनयिक ने बड़ा बयान दिया है। वरिष्ठ रूसी राजनयिक ने कहा है कि शांति वार्ता में यूक्रेन की सुरक्षा चिंता के साथ रूस की सुरक्षा चिंता पर भी विचार किया जाना चाहिए। रूस के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर गुश्को ने एक मीडिया आउटलेट से कहा कि हम मानते हैं कि यूक्रेन में शांति समझौते में यूक्रेन के सुरक्षा हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से एक मुख्य कारक रूस के सुरक्षा हित भी हैं। और कनाडा की एरी झील विशाल बर्फीले रेगिस्तान में बदल गई है। इसमें वेस्ट पियर लाइट हाउस बर्फ के बीच अद्भुत नजारा जो है पेश कर रहा है। ये शानदार तस्वीर ड्रोन कैमरे से मिली है। बेहद खूबसूरत कनाडा की एरी झील जम गई है और सफेद चादर ओढ़े ये झील बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब बात करते हैं खेल की खबरों की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 विश्व कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलने के अपने फैसले पर यू टर्न ले लिया है और पाकिस्तान सरकार ने सोमवार को औपचारिक रूप से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये मैच खेलने की अनुमति दे दी, जिससे पिछले कई दिनों से बना हुआ गतिरोध अब समाप्त हो गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला अब निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा। ICC की सख्ती, बांग्लादेश की अपील और लगातार बातचीत के बाद पाकिस्तान अब पीछे हटता हुआ नजर आया।
बीसीसीआई ने 2025-26 सत्र के लिए टीम इंडिया के सीनियर पुरुष और सीनियर महिला खिलाड़ियों के वार्षिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा कर दी। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और सीनियर ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को बीसीसीआई ने ग्रेड ए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया है। पूर्व कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं, उन्हें ग्रेड बी में रखा गया है। टी20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी ग्रेड बी में जगह मिली है। महिला क्रिकेट में विश्व कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रॉड्रिग्स और दीप्ति शर्मा को ए श्रेणी में रखा गया है। जेमिमा पिछले चक्र में ग्रेड बी में थी। स्नेह राणा को भी ग्रेड सी से बी में भेजा गया है। ग्रेड बी में रेणुका ठाकुर, शेफाली वर्मा, रिचल घोष, स्नेह राणा को जगह मिली है, तो वहीं ग्रेड सी में राधा यादव, अमनजोत कौर, प्रतिका रावल को जगह मिली है। और राजधानी दिल्ली में खेली जा रही एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा जारी है और भारत अंक तालिका में शीर्ष पर कायम है। वहीं खिलाड़ी आने वाली शूटिंग लीग को भी लेकर काफी उत्साहित है और जहां देश और विदेश के ओलंपियन के साथ साथ युवा निशानेबाजों को भी मौका दिया जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने NRAI के उपाध्यक्ष कुंवर सुल्तान सिंह से खास बातचीत की है। भारत लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। हमारे साथ NRAI के वाइस प्रेसिडेंट कुंवर सुल्तान सिंह जी हैं और ये काफ़ी बारीकी से नज़र रखते हैं इन तमाम इवेंट्स पर, एथलीट्स पर। सर, जिस तरह से 300 से ज़्यादा शूटर्स यहाँ पर खेल रहे हैं और भारत का जो डोमिनेशन है वो दिख रहा है, लीड कर रहा है, कैसे देखते हैं अभी तक के प्रदर्शन? ये देखिए कि जो हमारी नर्सरी फीडर शूटर्स हैं, ये उनका सारा का सारा खेल जो दिख रहा है, सो पोटेंशियल इसकी गेम के अंदर ओलंपिक स्टैंडर्ड्स में के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। बहुत ही कामयाब प्रदर्शन दिखाया बच्चों ने और उनकी एज फैक्टर को अगर आप देखें तो इतना उनके ऊपर आगे स्कोप है बढ़ने के लिए। और अभी आप देखिए कि सबसे ज़्यादा मेडल टैली के ऊपर इंडिया अभी रेन कर रहा है और इसको सारी चीज़ों को देखते हुए इवन इंटरनेशनल बॉडीज़ भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरीके से शूटिंग इंडिया के अंदर बढ़ रहा है। जिस तरह से आप लीग लेकर के आ रहे हैं, शूटिंग लीग, उसके भी कुछ प्लान्स डिसाइड हो चुके हैं, बड़ा एक्साइटमेंट है उसको लेकर के, तमाम ब्रांडिंग करी जा चुकी है? जी ज़रूर। ये देखिए शूटिंग एज ए स्पोर्ट, अब वन इज़ द ओलंपिक स्ट्रक्चर, उसमें कुछ जैसे सारी और स्पोर्ट्स अपना लीग्स कर रही हैं, तो उसके अंदर हम भी इसको एक हमने भी मुहिम लिया है कि एक जो फर्स्ट इंटरनेशनल शूटिंग लीग इंडिया करने जा रही है। कितना एक्सपोजर मिलेगा एट द इंटरनेशनल लेवल और उसके अंदर फन भी होगा, फ्रोलिक भी होगा और कुछ प्राइज मनीज भी होंगे, तो इस गेम को एक और पहचान मिलेगी। सुल्तान जी ने बताया कि एक प्रोत्साहन है लीग से और जो भी खिलाड़ी हैं, जिस तरह से बोला 20% जो यूथ हैं उनको इतना बड़ा मंच मिलेगा, वो अपने सपनों को साकार करेंगे। कैमरा सुमित के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। और बढ़ते साइबर अपराधों के खिलाफ जागरूकता ही आपका सबसे मजबूत हथियार है। बात सिरिलिक टेक्स्ट फ्रॉड के बारे में कर रहे हैं हम और उससे जुड़े खतरों की। कैसे हैकर्स लैटिन अक्षरों की जगह रूसी या फिर पूर्वी यूरोपीय भाषाओं के सिरिलिक अक्षरों का उपयोग करते हैं फर्जी वेबसाइटों को असली वेबसाइटों जैसा दिखाने के लिए। देखिए ये रिपोर्ट और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आज आपके लिए एक टेस्ट दे रही हूं। ध्यान से देखें, ये दोनों वेब एड्रेस जो दिखने में समान से ही लग रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए ये एक जैसे हैं नहीं। अंतर पहचानिए। maybank2you.com 2 तरीके से लिखा गया है, ये एक जैसे नहीं है। citibank.com ये भी एक जैसे लग रहे हैं लेकिन है नहीं। आप सवाल उठा सकते हैं कि भाई फर्क ही नहीं है कोई, तो क्यों कह रही हूं मैं ऐसा। दरअसल पहला सही है, दूसरा हैकर्स के द्वारा बनाया गया है और ये कंप्यूटर सिस्टम कह रहा है। क्यों? यहाँ फर्क सिर्फ एक लेटर ए का है। दूसरे यूआरएल में इस्तेमाल किया गया ए असल में सिरिलिक वर्णमाला का अक्षर है। ये कुछ देशों में बोली जाने वाली भाषा है जिसके कुछ अक्षर लैटिन के समान ही हैं। तो सिरिलिक ए और लैटिन ए के साथ साथ ये उदाहरण देखिए, सिरिलिक ओ और लैटिन ओ दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, देखने में बिल्कुल समान, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम्स में
हर एक के अलग यूनिकोड वैल्यू होती है और इसीलिए URL में जब इनका प्रयोग किया जाता है तो आपको ये एक जैसे ही दिखते हैं, इसलिए आप इनके झांसे में आ जाते हैं।